जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व मानचित्र की सैर में हम लोग निकले थे और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने कवर कर लिया था। जैसे आपको बताया गया है चीज़ें वैसे ही पढ़िएगा ताकि आपको रटना ना पड़े। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है करंट जो भी पढ़िए तुरंत मैप में उस लोकेशन को देख लीजिए। तो ह्यूमन टेंडेंसी है ये कि जब आप एक चीज़ को देखेंगे तो अगल बगल की चार चीज़ें और देखेंगे, तो उसी बेसिस पर चीज़ें अपने आप तैयार होती जाएंगी। इतना तो ज़रूर तैयार हो जाएंगी कि चार विकल्प में से एक सही विकल्प आप चुन सकते हैं। और इसी तरह से तैयारी करनी है, रटना नहीं है चीज़ों को। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी थी, एटलीस्ट देशों के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में। नॉर्थ अमेरिका में भी मैंने बताया था कि क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे स्थान पर है महाद्वीप में वो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिणी अमेरिका है चौथे स्थान पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर टोटल क्षेत्रफल विश्व का उसका लगभग 11% के आसपास दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, अ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ जैसे ही वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था, उत्तरी गोलार्ध में वो इक्वेटर से भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दो रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, वो है कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री नॉर्थ पर ये है क्या, आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहाँ से पास होता है, अगर आपको याद हो तो कनाडा से। कनाडा में भी कौन सी लेक से पास होता है? सबसे पहली लेक ग्रेट बियर लेक, यहाँ से पास होता है आर्कटिक सर्किल। ठीक, कर्क रेखा मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका में कहाँ से पास होती है, मैक्सिको से। ठीक है, अमेरिका का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं आता। अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है, सीमा रेखा, अमेरिका और मैक्सिको, और अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी है, 49 डिग्री पैरेलल। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में, सॉरी मैक्सिको के बीच में नहीं। ठीक, नदियाँ, पर्वत, पठार, ये सब आपको बताए हुए हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखनी है। क्योंकि उत्तरी अमेरिका इक्वेटर या भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो भूमध्य रेखा नॉर्थ अमेरिका के किसी भी देश से पास नहीं होती। अब बात आती है साउथ अमेरिका की। आज हमें पढ़ना है साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये भूमध्य रेखा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है। दूसरा, इसी का 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ। तो साउथ में जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपके एटलस में लिखा होगा इक्वेटर।
भूमध्य रेखा। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का अगर मैं आउटलाइन मैप बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहां से शुरू करेंगे, कंट्रीज में देख लेते हैं। सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ा देश है यहां पर ब्राजील। ठीक है, एरिया वाइज भी। और यहाँ पर आप देखेंगे एक देश है जिसको बोलेंगे फ्रेंच गुयाना। फिर इसके बगल में आपको एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है सूरीनेम या सूरीनाम भी इसको बोलते हैं, SURINAME। ठीक, इसके बगल में एक कंट्री है जिसको बोलेंगे गुयाना। ठीक है, ये है। यहाँ पर एक कंट्री है उसको बोलेंगे वेनेजुएला। ठीक, यहाँ पर एक कंट्री है उसको बोलेंगे कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया के ठीक नीचे एक कंट्री है, वो है इक्वाडोर। इक्वाडोर। ठीक, इक्वाडोर के जस्ट नीचे एक कंट्री है, इसको क्या बोलेंगे, पेरू। यहां से एक कंट्री है, वो है बोलीविया। ठीक, फिर इसके बाद आपको यहीं पर मिलेगा पराग्वे। पराग्वे, ये एक देश सीधे ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ, ये है चिली। चिली, चिली के जस्ट बगल में आपको मिलेगा अर्जेंटीना। चिली बोलीविया से भी टच करता है। ठीक है, ये है अर्जेंटीना। और यहाँ पर आपको एक कंट्री मिलेगी, वो है पराग्वे, ओ सॉरी उरुग्वे। उरुग्वे, उरुग्वे और पराग्वे एक दूसरे को टच नहीं करते, ये ध्यान में रखिएगा। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, उरुग्वे और पराग्वे एक दूसरे को टच नहीं करते। बीच में कौन आ जाता है, ब्राजील। बीच में कौन आ जा रहा, ब्राजील। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में सभी देशों से बॉर्डर साझा करता है सिवाय दो देशों के। कौन कौन से दो देश हैं, एक तो है पेरू और दूसरा है चिली। ये भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ब्राजील केवल दो देशों, ये दो देश कौन से हैं, दक्षिणी अमेरिका के। ये ध्यान में रखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका के देशों की बात की जा रही है।
ठीक है। ब्राजील केवल दो देशों, एक मिनट, एक जरा यहाँ पर मैप चेंज कीजिएगा। ये मैप कुछ ऐसा है, पेरू ऐसे है, बोलीविया ऐसे, दो देशों, ब्राजील केवल दो देशों, कौन कौन से? एक तो है इक्वाडोर एंड चिली, इनसे सीमाएं साझा नहीं करता। मैप में देखते चलिएगा और ये तथ्य नोट कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, दो देशों से बॉर्डर साझा नहीं करता। पहली बात, कौन कौन से दो देश हैं? एक है इक्वाडोर और दूसरा है क्या? चिली। ठीक, बाकी सभी देशों से ये बॉर्डर साझा करता है। अगर मैं इनकी राजधानी देखूं, ये वही है क्या? ये है पनामा नहर, यहां से ऐसे। ठीक है, पनामा नहर पर पहले किसका अधिकार था? कोलंबिया का। फिर किसका आया? यूएसए का। और अब किसका है? पनामा का। ठीक, अभी आपने सुना होगा हाल फिलहाल न्यूज की पनामा जो है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हुआ है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं वो बार बार उस चुनावी मुद्दा में भी कह रहे थे कि पनामा ने जो है अपनी शर्त तोड़ी है और वो चीन, पनामा पर चीन का अधिकार ज़्यादा है, तो यूएसए के जहाज़ों से वो ज़्यादा शुल्क वसूल रहे हैं, ऐसा ऐसा करके अब वो बाहर हो गया है बीआरआई से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। मैंने आपको बताया था कि पनामा नहर में यहाँ पर बंदरगाह है, एक है पनामा पोर्ट, दूसरा है कोलोन। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस नहर में पानी के कंट्रोल करने के लिए एक लेक बनाई गई है, क्या बोलते थे उसको? लेक गाटुन। ये सब आपको बताया जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब इनकी राजधानी जरा देख लीजिए। फ्रेंच गुयाना में, फ्रेंच गुयाना की राजधानी है, कैपिटल, कैपिटल को दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। इनकी राजधानी है केन, CAYNNE। सूरीनाम की जो कैपिटल है वो है क्या? आ, पारा मराइबो। गुयाना की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन, GORGETOWN। ये सब मार्क करते चलिएगा और ये भी देखते चलिएगा कि कौन से देश की राजधानी समुद्र के किनारे है। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, कोलंबिया की राजधानी बगोटा, बगोटा आपके बीच में पड़ेगी। ठीक है, ये समुद्र के किनारे नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इक्वाडोर की राजधानी है क्वीटो, QUITO, ये भी समुद्र के किनारे नहीं है, बीच में है। पेरू की राजधानी आपको मिलेगी लीमा, बिल्कुल समुद्र के किनारे, LIMA, लीमा। ठीक, चिली की राजधानी आपको मिलेगी सैंटियागो, सैंटियागो, ये भी आपको समुद्र के किनारे मिलेगी। अर्जेंटीना की राजधानी क्या मिलेगी? ब्यूनस आयर्स, यहाँ पर मिलेगी आपको। ब्यूनस आयर्स। ठीक है, उरुग्वे की राजधानी मिलेगी आपको मॉन्टेवीडियो, ये भी समुद्र के किनारे मिलेगी, मॉन्टेवीडियो। ठीक, बोलीविया की राजधानी क्या मिलेगी? लापाज, LAPAZ। पराग्वे की राजधानी मिलेगी असुनसियन, असुनसियन। ठीक, और ब्राजील की राजधानी
ब्राज़ीलिया, ये भी आपको समुद्र के किनारे मिलेगी। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। सॉरी, ब्राज़ीलिया आपको समुद्र किनारे नहीं मिलेगी, बीच में मिलेगी। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, तो हमारी समझ से टोटल 7 कंट्रीज हैं जिनकी राजधानी आपको समुद्र के किनारे मिलेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। ठीक, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं मेन कहानी पर। इसके अंदर चलने से पहले एक चीज और ध्यान में रखिए। वो क्या ध्यान में रखिए कि जब हम बात करेंगे इसकी हम्म, किसकी बात करेंगे? इक्वेटर की, कि इक्वेटर कहाँ से पास हो रही है। तो इक्वेटर जो पास होती है वो कुछ इस तरीके से पास होती है, यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके से पास होती है। उसमें 3 कंट्रीज आती हैं। ये है 0 डिग्री की लाइन, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कौन सी 3 कंट्रीज से पास होती है? ईस्ट से शुरू करेंगे तो है इक्वाडोर, फिर है कोलंबिया, और फिर है ब्राजील। ECB, ये ध्यान में रखिएगा कि पेरू से पास नहीं होती। जो आपसे गलती होने के चांस रहेंगे वो क्या रहेंगे, तो यहीं पर लिख लीजिएगा, पेरू से पास नहीं होती, पेरू से नहीं गुजरती। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं, ये तो हो गया 0 डिग्री। अब बात कर रहे हैं किसको, किसकी? अब बात कर रहे हैं एक तरीके से मकर रेखा की, 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको मैप में कहाँ से पास होते हुए मिलेगी? आपको मैप में यहाँ से पास होते हुए मिलेगी। आपको ऐसे मिलेगी, पेरू से नहीं जाएगी, चिली के बाद बोलीविया, फिर पराग्वे, फिर ब्राजील, ऐसा कुछ। तो ये है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये कौन सी 4 कंट्रीज से पास होती है? CP, CB, PB। CB PB का मतलब क्या है? बोलीविया से नहीं पास होगी, अर्जेंटीना से, CAPB। ठीक, मैं इसको करेक्ट किए दे रहा हूँ। ठीक है, ये पराग्वे, ये यहाँ से उरुग्वे से भी नहीं जाएगी। पहले पड़ेगा चिली, फिर पड़ेगा अर्जेंटीना, फिर पड़ेगा पराग्वे, और फिर पड़ेगा ब्राज़ील। तो चिली, अर्जेंटीना,
पी से पराग्वे और बी से ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका के 4 देश मकर रेखा पर स्थित हैं और 3 देश से क्या गुजर रही है, भूमध्य रेखा। अब अगर आपको ज्योग्राफी का कुछ अगर आइडिया हो, ये अगर ग्लोब है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री साउथ। तो 0 डिग्री वाले को ये क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास। अब 0 डिग्री अगर आपको ध्यान हो, वो जहां से भी पास होगा तो यहां पर आपको पता है कि क्या है, कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा घने वन है। इसी में आपका पड़ता है क्या, अमेजन। जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, जिनको कि लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इतने ज़्यादा घने हैं, इतने ज़्यादा ऑक्सीजन वो जनरेट करते हैं। ब्राज़ील बार बार कहता भी आ रहा है कि हमें फंडिंग दीजिए, अदरवाइज हम अपने जंगलों को काटेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो लोगों के मतलब विश्व के पर्यावरण पर, जैव विविधता पर गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये और 23.5 डिग्री साउथ। इसके बाद 2 और हैं, इधर है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5, और इधर है 66.5 साउथ। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, समशीतोष्ण जलवायु, चाहे नॉर्थ की तरफ हो चाहे साउथ की तरफ। ये जो रीजन है 0 से 30 डिग्री के बीच में, वैसे तो 23.5 डिग्री तो नॉर्थ है, लेकिन आप 30-60 ऐसे करके याद रखिएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि 0, फिर 30, फिर 60 और फिर 90। तो जो 30, 0 से 30 वाला है, ये है विषुवत रेखीय क्षेत्र। लेकिन इसी के बीच में ही ये क्या गुजर रही है, कर्क रेखा, और इधर की तरफ से कौन गुजर रहा है, मकर रेखा। तो ये वैसे तो ये 30 डिग्री तक जाता है। ये इस वजह से आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। जब भी यहाँ पर बात की जाएगी विषुवत रेखा की, तो हमेशा क्या रहेगा, वहाँ पर घने जंगल रहेंगे, भूमध्य वो विषुवत रेखीय वन रहेंगे। विषुवत रेखीय वन चौड़े पत्ते वाले बहुत ही घने जंगल होते हैं। ठीक है, जो 30 डिग्री के से 60 डिग्री के बीच में आएगा वो क्या रहेगा, समशीतोष्ण। वहां पर क्या रहेगा, घास और झाड़ी दोनों रहेंगे। और जो 30 डिग्री के बाद रहेंगे, चाहे इधर चाहे उधर, मतलब 60 डिग्री के बाद, 30 से 60 तो समशीतोष्ण आ गया, 30 से 60 समशीतोष्ण है ये। 30 से 60 डिग्री। अब 30 से 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 30 से 60 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 30 के बीच में तो विषुवत रेखी, या उसको भूमध्य रेखी वन भी बोलते हैं। लेकिन 30 से 60 के बीच में समशीतोष्ण। अब 60 के ऊपर जो भी जाएगा, या 60 के नीचे इधर आएगा, धीरे धीरे ऊपर क्या हो जाएगा, वृक्ष खत्म होते जाएंगे। समशीतोष्ण का मतलब ये हुआ कि वृक्ष के साथ साथ झाड़ी भी, वो सॉरी, झाड़ी के साथ साथ, मतलब वृक्ष नहीं है यहाँ पर, क्या है, झाड़ी के साथ साथ घास है। ऊपर जाने पर झाड़ी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, केवल और केवल घास रह जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है, 60 के नीचे जब जाएंगे तो केवल और केवल घास रहेगा। ठीक है,
अब देखिए यहां पर जो बताना था आपको, पहले बाउंड्री देख लिए, फिर क्या देख लिए, राजधानी देख लिए। राजधानी में ये भी देख लिए कि कौन सी राजधानी समुद्र के किनारे है और कौन सी समुद्र से मतलब स्थलीय है, समुद्र की सीमा उसमें टच नहीं करती। ठीक, एक बार ये चेक कर लीजिएगा, शायद कराकस जो है ये समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मैं यही जानता था कि 7 देश हैं जिनकी सीमा, जिनकी राजधानियाँ समुद्र के किनारे हैं। ठीक, यहाँ पर गिनने में 18, एक बार देख लीजिएगा। दूसरी बात, ये एक नीचे वाला हिस्सा पैंक्रियाज की तरह निकला हुआ है। इधर है कौन, अटलांटिक, इधर कौन है, पैसिफिक। अटलांटिक महासागर है इधर, इधर है कौन, प्रशांत महासागर। इनके बीच में ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं मैगलन स्ट्रेट, मैगलन जल संधि। ठीक है। हम्म, अर्जेंटीना और ये जो ये एरिया है इसको बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो। अर्जेंटीना और टेरा डेल फ्यूगो के बीच में जो संधि है वो क्या है, मैगलन स्ट्रेट, मैगलन जल संधि। मैगलन एक व्यक्ति का नाम है, जिन्होंने इसको खोजा था उन्हीं के नाम पर है। और ये किन दो महासागरों को जोड़ती है, ठीक वैसे जैसे पनामा अटलांटिक का कैरेबियन सी और इधर पैसिफिक सी दोनों को जोड़ रही है, ठीक वैसे ही यहाँ पर है अटलांटिक और पैसिफिक को। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जगह है अर्जेंटीना में जो बिल्कुल इस जल संधि के पास है, उसको बोलते हैं, आप देखिएगा मैप में, पुंटा एरिनास। ये विश्व का दक्षिणतम शहर है, सबसे दक्षिण में सिटी जो है वो क्या है, पुंटा एरिनास। और यहां पर बिल्कुल साउथ में एक शहर है, उस शहर क्या मानव बस्ती है, उसको बोलते हैं उसुइया। ये विश्व का दक्षिणतम निवास स्थान, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसुइया कहाँ है और पुंटा एरिनास कहाँ है। पुंटा एरिनास किसके लिए फेमस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है लेकिन खनिज तेल यहाँ पर बहुत मिलता है। खनिज संसाधन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, खनन नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि मौसम की परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, बारिश बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में चलते हैं थोड़ा। कोलंबिया से लेकर के वेनेजुएला की बाउंड्री से यहाँ से आपको ऐसे एक पर्वत मिलेगा, मैप में देखेंगे तो, अगर यहाँ पर ज़्यादा हौच पौच हो रहा हो तो ऐसे एक पर्वत मिलेगा। ये क्या है, एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक वैसे ही है जैसे ये हिमालय है, नवीन मोड़दार वलित पर्वत। ठीक है, इसमें ठीक वैसे ही भूकंप आते हैं जैसे कि
हिमालय में आते हैं। तो खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। किससे बना होगा ये? एक तरफ है महासागर, दूसरा तरफ है महाद्वीप। ठीक। तो ये किससे बना होगा? महासागर, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से। ठीक। इंडीज के बारे में एक खास बात और है। विश्व की ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ऊंचाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। उसमें भी चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक। इंडीज में क्या है कि ये विश्व का सेकंड ऊंचा पर्वत है, सेकंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर कौन आ रहा है? हिमालय। तो इंडीज के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, और ऊंचाई के मामले में सेकंड नंबर पर आती है। ठीक है। कहानी समझ में आ गई? चलिए। जब आप मैप देखेंगे तो चिली और अर्जेंटीना के पास आपको एक जगह मिलेगा, एक चोटी लिखी मिलेगी, उसका नाम है माउंट एकोंकागुआ। एकोंकागुआ ऐसे लिखा मिलेगा। ये एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या ये कहिए दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। पर्वत चोटी चिली और अर्जेंटीना के पास ही आपको ये मिलेगा। ठीक है। मैप में माउंट एकोंकागुआ। यहां से एक नदी निकलती है कोलंबिया होते हुए, जो कि नॉर्थ अटलांटिक सी में जाकर के गिरती है। उसका नाम है मैगडलेना। कोलंबिया से होकर के बहती है ये, एंडीज से निकलती है। मैप में मार्क करते चलिएगा। ठीक। एंडीज में आपको ही यहां पर इधर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वीटो। क्वीटो के बारे में आप ध्यान में रखिए कि लैटिट्यूड कम होने की वजह से, लैटिट्यूड कम होने की वजह से टेम्परेचर कम रहता है यहां पर। क्वीटो के पास ही आपको दो फिजिकल मैप में दो लोकेशन दिखेंगी। एक लिखा होगा माउंट कोटोपैक्सी, और दूसरा लिखा होगा चिम्बराजो। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी।
सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और अगर ज्वालामुखी पर्वत की बात की जाए तो सेकंड स्थान पर आता है ये, ज्वालामुखी पर्वत के बीच में। ज्वालामुखी अलग है, ज्वालामुखी पर्वत अलग है। ठीक है। ऊंचाई के स्थान पर सेकंड स्थान पर है ज्वालामुखी पर्वत में ये। और सक्रिय ज्वालामुखी के को देखा जाए तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी पर्वत अलग अलग हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात की जाए, जो एक्टिव वोल्केनोज होते हैं जिन पर अधिकतर उभार होता रहता है, उद्गार होता रहता है, लावा निकलता रहता है, वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी के मामले में सबसे ऊंचा है माउंट कोटोपैक्सी। लेकिन अगर ज्वालामुखी पर्वत की बात की जाए, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी से जो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं उनकी बात की जाएगा, तो सेकंड स्थान पर इसका स्थान आता है। फर्स्ट किसका आता है? फर्स्ट आता है, अच्छा, चिम्बरेजो के बारे में देख लेते हैं। चिम्बरेजो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी यहां पर मार्क कर लीजिएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पर सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सेकंड स्थान पर ज्वालामुखी पर्वत के में आ रहा है। अब सबसे ऊंचा कौन है? सेकंड स्थान पर तो ये आ गया, जैसे हमने यहाँ पर देखा ऊंचाई के उसमें कि एंडीज सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट कौन आता है? हिमालय। तो वैसे ही फर्स्ट स्थान किसका है ज्वालामुखी पर्वत में? फर्स्ट स्थान है, यहाँ पर देखिए, ये जो आपने चिली अर्जेंटीना की सीमा पर जहाँ पर माउंट एकांकागुआ है, वहीं पर आपको एक और लोकेशन मिलेगी, ये लिखा मिलेगा ओजल डेल, ओजल डी सेल्वेडो। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन किसके पास है? साउथ अमेरिका के पास, दक्षिणी अमेरिका के पास। ओजल डे सेल्वेडो, ये क्या है? डे सेल्वेडो, ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। ठीक। अब देखिए, अब एक नई चीज, साउथ अमेरिका कुछ ऐसा फिजिकल ज्योग्राफी इसकी कहती है। ये एंडीज है, ये भी एंडीज है, और ये है बोलीविया का पठार। दो पर्वतों के बीच में है तो इसको अंतरा पर्वतीय पठार भी बोलते हैं। या उसको बोलते हैं एंटी प्लेटो। एंटी प्लेटो का एक उदाहरण है बोलीविया का पठार। ठीक है। क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये टिन भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बोलीविया का पठार। यहाँ पर टिन के बहुत भंडार पाए जाते हैं, टिन का अच्छा खनन होता है। ठीक है। बोलीविया और पराग्वे, ओ सॉरी, पेरू और बोलीविया, पेरू पहले है फिर है बोलीविया। पेरू और बोलीविया की सीमा पर, यह है पेरू और यहाँ पर है बोलीविया। इसकी सीमा पर आपको मिलेगा लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका, ये क्या है? सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नेविगेशन लेक है।
मतलब यहाँ पर नौका से आप सैर कर सकते हैं इतनी ऊंचाई पर, लेक टिटिकाका। ठीक है। बोलिविया की ही राजधानी है क्या? लापाज। लापाज के पास एक और लेक है, उसको बोलते हैं लेक पोपो। लिखा होगा आपके मैप में। लेक पोपो कहाँ है? बोलिविया की राजधानी लापाज के पास। ठीक। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, अब पेरू और चिली के बीच में देखिए। पेरू और चिली के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको मैप में दिखेगा अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट। जैसे अपने यहाँ थार मरुस्थल है, वैसे ही पेरू और चिली की सीमा पर क्या है? अटाकामा डेजर्ट। ये इसके बारे में क्या फेमस है? विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है ये। शुष्कतम मरुस्थल। ठीक। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। यहीं पर अगर चिली ऐसे है, ऐसे कुछ, तो यहाँ पर आपको कुछ लोकेशन मिलेंगी। उनमें सबसे पहली लोकेशन आपको मिलेगी एरिका। एरिका। ठीक है। और वो किधर? प्रशांत महासागर की तरफ। ये पूरा चिली का मैप है ऐसे। ठीक है। चिली का मैप वैसे तो इस तरीके से है ऐसे तक। ठीक है। लेकिन वहां पर लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एरिका। ये किसके लिए फेमस है? यहां से नाइट्रोजेनस उर्वरक मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि ये फेमस है कलीचे के भंडार के लिए। और इस कलीचे से क्या निकालते थे? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ठीक है। अब इसका भंडार खत्म हो गया कलीचे का, तो यहां से उर्वरक नहीं मिल रहा है। तो अब ये क्या बन गया है? घोस्ट सिटी, प्रेतों का शहर। मतलब कोई यहां पर मनुष्य नहीं रहते, घोस्ट सिटी भी बन गया है। ये विश्व का शुष्कतम स्थान है ये। ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। शुष्कतम स्थान विश्व का। ठीक है। अटाकामा डेजर्ट याद रखिएगा, टिन के भंडार के लिए भी फेमस है। जैसे बोलिवियन डेजर्ट है, टिन के भंडार भी यहाँ पर बहुत मिलते हैं। ठीक है। अरिका और यहीं पर एक और शहर मिलेगा आपको, इक्विक्वी। IQUI। यहीं पर आपको और शहर मिलेगा सैंटियागो, जो चिली की राजधानी है। यहीं पर एक और शहर मिलेगा वेलपराजो। वेलपराजो। ठीक है। वेलपराजो के बारे में खास बात क्या है? सॉरी, अटाकामा डेजर्ट टिन के भंडार के लिए नहीं, ये फेमस है कॉपर के भंडार के लिए। कॉपर के भंडार। जैसे मैक्सिकन प्लेटू चांदी के भंडार के लिए फेमस था, वैसे ही अटाकामा डेजर्ट कॉपर के भंडार के लिए। और जैसे मैक्सिकन प्लेटू में एक स्थान था क्या? चिहुआ हुआ। वो किसके लिए फेमस था? चांदी के लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर कॉपर के भंडार के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर एक स्थान का नाम ध्यान रखिएगा, उसका नाम है चिक्वी कमाटा। चिक्वी कमाटा। QUAMATA या CAMATA, देख लीजिएगा स्पेलिंग एक बार।
चिक्विकमाटा इसको बोलते हैं। कॉपर के भंडार के लिए फेमस है, Ca है, Ca चिक्विकमाटा। इसको विश्व की तांबे की राजधानी भी बोला जाता है, चिक्विकमाटा को। कॉपर की कैपिटल, तांबे की राजधानी, चिक्विकमाटा को। ठीक है। वेलपराजो और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक यहीं पर आपको एक लोकेशन मिलेगी, वेलपराजो के ऊपर, एंटोफगास्टा। ये एंटोफगास्टा हुआ, वेलपराजो हुआ, ये किसके क्षेत्र में है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और मैंने आपको बताया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है। और ये किसके लिए फेमस होता है? रसदार फलों के उत्पादन के लिए, शराब और वाइन के उत्पादन के लिए ये क्षेत्र बहुत ही फेमस है, भूमध्य सागरीय। वहाँ पर क्या नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सा था? सैन फ्रांसिस्को था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। सैक्रामेंटो था। ठीक। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए फेमस है। वेलपराजो के बारे में एक तथ्य और नोट कर लीजिए। हम्म, ये है एंडीज। ठीक है। इधर है चिली, पश्चिमी किनारे पर। यहां पर है वेलपराजो। यहां से एक रेलवे लाइन गई है, कहां तक? जो अर्जेंटीना की राजधानी है, ब्यूनस आयर्स तक। ब्यूनस आयर्स तक। तो ये जो बीच में एंडीज पर्वत को पास करेगी, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस एंडीज, ट्रांस एंडियन रेलवे। ठीक है। तो ये जहां से पास कर रही है, यहां पर दो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पास, पास मतलब दर्रा, उसका नाम है उस्पलाटा। और यहीं पर आगे एक और लोकेशन है, उसका नाम है मेंडोजा। तो मेंडोजा उस्पलाटा प्लास से होते हुए वेलपराजो इस ट्रांस एंडीनियन रेलवे का क्या है? वेस्टर्न जंक्शन है। वेलपराजो से ट्रेन चलती कहाँ तक के लिए? ब्यूनस आयर्स के लिए। ब्यूनस आयर्स क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी। ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेलपराजो चिली का एक बंदरगाह भी है। इसी तरह यहाँ पर एक बंदरगाह है, पुंटा एरिनास। ठीक है, अर्जेंटीना में सबसे लास्ट में। और ये क्या है? विश्व का दक्षिणतम शहर है, सिटी। लेकिन सबसे दक्षिणतम निवास स्थान कौन सा है यहाँ पर? क्या है? उसुइया। उसुइया। ठीक है। कहानी समझ में आ गई? ठीक। ये क्या था? ये था साउथ अमेरिका के बारे में अभी तक। अभी हम कल देखेंगे कुछ पठार, कुछ इनके महत्वपूर्ण वन प्रदेश, घास के मैदानों को कुछ अलग अलग नामों से जानते हैं। और फिर हम आ जाएंगे नदियों में। ठीक है। और फिर ये आपका खत्म हो जाए। तो एक बार जरा चीज़ों को
देख लेते हैं मैप में ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये है मैप, ठीक, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। सबसे पहले है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कैन। फिर है सूरीनाम या सूरीनेम जो भी है, पैरामराइबो। फिर है गुयाना, जॉर्ज टाउन। फिर है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद पड़ेगा क्या, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद पेरू। यहां से लगा हुआ है क्या ये, आ, बोलीविया। ये है पराग्वे। ये है उरुग्वे। ये है चिली पूरा। और ये है अर्जेंटीना। यहाँ पर देखिए ये है उसुइया लिखा हुआ है। और ये है मैगलन स्टेट लिखा है, स्टेट ऑफ मैगलन। ये है पुंटा एरिनास, दक्षिणतम शहर। ठीक है, यहाँ पर एक आइलैंड है, फाक लैंड आइलैंड। इस पर अर्जेंटीना और ब्रिटेन दोनों का विवाद है, लिखा है ना, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूके, क्लेम्ड बाय अर्जेंटीना। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यू औपनिवेशिक चीजें अभी समाप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, ये इस पर कब्जा किसका है, दक्षिण वो सॉरी ब्रिटेन का है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। और उसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में अंतर है, ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन अभी इस पर कब्जा यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। और इस पर क्लेम किसका है, अर्जेंटीना का, क्योंकि ये पास में है। ठीक है, चलिए राजधानी देखते चलिएगा। ये है रीका, देखिए गलीचे के भंडार के लिए फेमस था एक जमाने में, अब नहीं है, घोस्ट टाउन हो गया है। विश्व का शुष्कतम स्थल है ये। अटाकामा डेजर्ट देख रहे हैं, चिली और बोलीविया के बॉर्डर पर। देखिए यहाँ पर है वेलपराजो। वेलपराजो से ट्रेन चलती है मेंडोजा होते हुए, उस पलाटा पास यहीं पर है, होते हुए कहाँ जाएगी, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी सैंटियागो। और यहीं पर आपको मिलेगा क्या, क्या कहते हैं उसे, सैंटियागो ही देख लीजिए। अच्छा एक चीज़ और, सैंटियागो का शायद मैंने बता दिया था कि समुद्र किनारे है, जबकि समुद्र किनारे ये नहीं है सैंटियागो, ये अंदर है। ठीक है, हाँ, एंटोफागास्टा, ये मैंने बताया था क्या, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में है ये। ठीक है, हाँ, और क्या है, अटाकामा डेजर्ट किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए। और यहाँ पर एक स्थान क्या है, चिक्वी कमाटा, उसको विश्व की तांबे की राजधानी बोलते हैं। बोलीविया का जो पठार है वो किसके लिए फेमस है, टिन के भंडार के लिए। लापाज के पास है लेक पोपो। और ये जो आपको दोनों की सीमा पर दिख रही है वो लिखा है लेक टिटिकाका, सबसे ऊंची नौवहन परिवहन या नौगम्य झील है ये। ठीक है, लेक टिटिकाका। आज के लिए इतना ही बताए थे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं कि इसके आगे पठार और कुछ ये जो लिखा है पंपास, कंपास और ये सारी चीज़ें, ये सब देखेंगे, कंपोस। ठीक है, सलवास, ये सब कल हम देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।